जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आरएएस मेंस में जो मार्क्स हम लेके आते हैं वही हमारी फाइनल रैंकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राइटिंग प्रैक्टिस। तो आज फिर से एक बार हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं कि आपके साथ डिस्कस करके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स पर चर्चा की जा सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं दो त्योहारों के नाम दीजिए। और ये 20 शब्दों में लिखना है, 2 अंक का ये प्रश्न है। अब इसमें जो स्पेस दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे स्पेस का यूज करें। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर पहले खत्म हो जाता है तो इससे आपके अंकों पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बस जो कंटेंट मांगा गया है, आपसे अपेक्षा की गई है, वो आपको पूरी तरह से अच्छे से वहां पर रखना होगा। तो पहली बात हमने लिखी कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। दूसरा, कमरुद्दीन शाह की दरगाह देवरोड झुंझुनू, यहाँ स्थान का नाम भी हमने लिख दिया, पर सांप्रदायिक सद्भाव का दूसरा सबसे बड़ा मेला। इस मेले की हमने यहाँ पर विशेषता भी लिख दी। और तीसरा, वैसे तो 2 ही इंफॉर्मेशन मांगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय है और स्थान भी है तो हमने लिखना उचित समझा, डीग महोत्सव भरतपुर। तो इससे एग्जामिनर के मार्क्स देने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर दुर्ग, यहां पर जैसे पिछली बार हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग डिस्कस किया था, यहां पर जैसलमेर दुर्ग पूछा हुआ है। 50 शब्दों का हमें उत्तर देना है और 5 अंक यहां पर दिए जाएंगे। देखते हैं इसको कैसे लिखना है। पहले भी हमारी बात हुई थी कि इस प्रकार का जो भी प्रश्न हो जिसमें कि आपको पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया हो कि आप अपने हिसाब से उत्तर दे सकते हैं, तो हमको 5 टुकड़ों में उत्तर को विभक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। 5 टुकड़ों में विभक्त करने के लिए कुछ ना कुछ हेडिंग बनाकर लिखने का प्रयास करना चाहिए। हेडिंग के लिए हमें हल्का सा डार्क इंक वाला पेन यूज करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हम अंडरलाइन और इन सब झमेलों से बच जाते हैं। तो पहली हेडिंग हमने डाली निर्माण। 1155-56 में किया भाटी शासक जैसल ने किया, और पूर्ण इसको शालिवाहन द्वितीय ने कराया। दूसरी बात, हमने इसकी विशेषताएं लिखी कि भैया रेगिस्तान वाला दुर्ग है इसलिए धानवंत दुर्ग कहा जाता है, त्रिकोटाकृति है, पीले पत्थरों से बिना चूने के बना हुआ है। परकोटे का यहाँ पर, दोहरे परकोटे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है वो भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया, कमरकोट कहा जाता है। सर्वाधिक 99 बुर्जियां हैं और दूसरा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो बहुत सारी विशेषताएं हमने इस विशेषता के बिंदु में लिख दी। अब यहाँ पर एक बात और भी जाननी महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं है कि किसी इंफॉर्मेशन को देने के दौरान आपको पूर्ण वाक्य रचना करनी आवश्यक है। अगर आप बहुत सारी चीजें लिखना चाहते हैं और आपके पास लिमिटेड स्पेस है तो आप कोमा कोमा करके भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे जैसे देखिए विशेषताओं में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंफॉर्मेशन यहाँ पर परोस दी केवल 2 लाइन के अंदर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। शौर्य परिचय, इतिहास प्रसिद्ध 2.5 साके, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 2 तो साके पूर्ण हुए और 1 में केवल केसरिया हुआ। तीसरी बात, दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थलों में हमने बहुत सारे नाम लिख दिए, रंग महल, मोती महल, गजविलास महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैसलू कुआं, जीन भद्रसूरी, ग्रंथ भंडार और शीश महल। अंत में जब हम लिखने लगे तो हमको पता चला कि 4 बिंदुओं में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ पर लिख दी हैं। अब क्या किया जाए, तो हमने 5वां बिंदु और नया क्रिएट करने की कोशिश की और लिखा अंत में, यह स्पष्ट है कि यह दुर्ग विभिन्न दर्शनीय स्थलों, शौर्य कथाओं एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। इससे हमारा उत्तर जो है उसको हमने ऊपर के जो 4 बिंदु लिखे उनको यहाँ पर 5वें बिंदु में समेट भी लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रस्तुत चित्रकला शैली के वैज्ञानिक विभाजन को प्रस्तुत करते हुए, यानी कि पहली बात तो हमको वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत करना है। नाथद्वारा, जोधपुर, किशनगढ़ एवं जयपुर शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ हमको प्रश्न के टुकड़े समझने की आवश्यकता है। आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रस्तुत चित्रकला शैली के वैज्ञानिक विभाजन को प्रस्तुत करना है, पहली बात यह है। और दूसरी बात जो इसमें पूछी है वो इन 4 शैलियों की 2-2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ये तो 2 प्रमुख टुकड़े हो गए। इसके अतिरिक्त हमें क्या करना चाहिए, उत्तर लिखने के दौरान एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन में हमें सिंपल इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन के आगे के हिस्सों को कनेक्ट कर सके उत्तर से, ऐसे प्रकार का एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, कैंडिडेट ने सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कर रखी हैं। आगे बढ़ते, देखिए उत्तर कैसे होगा इसका। 1916 में आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में
राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया। तो एग्जामिनर को लगेगा कि वैज्ञानिक विभाजन की अगर प्रस्तुत करने की हम बात कर रहे हैं तो ये वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत करने का जो आधार है वो क्या है, वो भी यहाँ एस्पायरेंट ने प्रस्तुत किया है। उसका सन भी लिखा है और कौन सी बुक में ये बात कही गई है वो भी लिखा है। आगे बढ़ते, इसमें कुल 4 पेंटिंग स्कूल और 17 शैलियां प्रस्तुत की गई हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि उस वैज्ञानिक विभाजन में किस प्रकार से चीजों को सब डिवाइड कर रखा है वो लिख दिया हमने यहाँ पर। आगे देखते हैं, अब जो बात इसने पूछी है कि वैज्ञानिक विभाजन को प्रस्तुत करना है, तो हमने यहाँ पे वर्गीकरण की हेडिंग लगाई और यहाँ थोड़ा सा डार्क इंक का पेन भी हमने यूज किया। फिर आगे लिखा हमने 4 स्कूल जो है वो कौन कौन से, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। फिर यहाँ जब पन्ना पूरा हो जाता है तो हमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पर एरो हमने बना दिया है, इसको कंटिन्यूटी में ले लिया है। हम नेक्स्ट पेज पर जब लिखेंगे तो वो एग्जामिनर उसको कंसीडर करेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 10 नंबर का प्रश्न है और वो केवल इतने से स्पेस में पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि पूरे इतने भाग में हम केवल इंट्रोडक्शन लिख दें तो भी उत्तर प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद हम मूल प्रश्न जो पूछा गया है उस पर शिफ्ट हो गए। आगे देखते हैं, आइए। इन 4 स्कूल्स के अंदर जो शैलियां हैं उनके पूरे नाम हमने लिख दिए हैं। यहाँ पर मेवाड़ स्कूल के अंदर 4 नाम है, मारवाड़ के अंदर 6 नाम है, फिर 4 नाम ढूंढाड़ में और 3 नाम हड़ौती शैली में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हड़ौती स्कूल के अंदर। आगे देखते हैं, इन्होंने पूछा अगली बात विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक एक चीज को, एक एक शैली को लाइन बनाकर लिखने लगेंगे, फिर उसमें विशेषताएं लिखेंगे, फिर लाइन, तो हमारा बहुत ज्यादा स्पेस खर्च हो जाएगा। इतना स्पेस हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर किसी इस एग्जाम में जब आप उत्तर लिखते हैं तो एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट है स्पेस का मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपने स्पेस का मैनेजमेंट सही नहीं रखा तो आपका उत्तर, आप कितना भी कंटेंट जानते होंगे, वो प्रस्तुतिकरण उसका सही नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा। तो आगे देखते हैं विशेषताएं। पहली बात जो पूछी है, नाथद्वारा के बारे में लिखी, पिछवाई, मेवाड़ और ब्रज का यहाँ पर समन्वय मिलता है। दूसरा, जोधपुर शैली की यहाँ पर बात करिए तो मोतियों का बाहुल्य है, लाल फूंदड़ों का प्रयोग है, पीला रंग, मार्शल टाइप के चित्र। किशनगढ़ शैली की भी कुछ विशेषताएं हमने लिखी, बनी ठणी, सिंदूरी बादल, पंक्षीबद्ध, जलीय पक्षी, गुलाबी रंग। और जयपुर शैली में हमने पढ़ा था ईश्वरी सिंह के समय में आदम का चित्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादी, हरे रंग का प्रयोग, मादक स्त्री नयन, इस प्रकार की बातें। अब यहाँ पे दो दो ही विशेषताएं पूछी थी, लेकिन क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है तो हमने 2 से ज्यादा भी विशेषताएं अगर हम जानते थे तो हमने मेंशन कर दी हैं। आगे देखते, अंत में एक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जो कि परीक्षा में पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी हम इस निष्कर्ष को यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि एक पॉजिटिव, एक अच्छा सा एंड यहाँ पर, और उत्तर को हम सम अप कर पाए इसके लिए। तो निष्कर्ष में हम लिखते हैं, राजस्थान की चित्रकला शैली भूरे रंग की इस धरा को, क्योंकि प्रकृति ने तो राजस्थान को भूरा रंग ही दिया है, मिट्टी ही दी है, रेत ही दिया है, तो भूरे रंग की इस धरा को विभिन्न रंगों से सरोबार करती है। साथ ही प्रत्येक कालखंड में मिलने वाला संरक्षण, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कालखंडों में चित्रकला शैली को संरक्षण दिया, हम पढ़ते भी हैं। तो साथ ही प्रत्येक कालखंड में इसे मिलने वाला संरक्षण इसकी महत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रकार के निष्कर्ष से हमने इस उत्तर को समाप्त किया। इससे यह भी लगेगा कि भाई एस्पिरेंट ने एनालिटिकली भी सोचने का, पढ़ने का इसको प्रयास किया है। तो इस प्रकार से अगर हम उत्तर लिखेंगे, इस शैली का प्रयोग करेंगे, आंसर राइटिंग स्किल का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित बात है कि मेंस में हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और ये अच्छे मार्क्स हमारे फाइनल सिलेक्शन का, अच्छी रैंक से फाइनल सिलेक्शन का मूलभूत आधार बनेंगे। थैंक यू।